हाँ देखो, कल जो अपन ने पढ़ा था वो टॉपिक था इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या था कि जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ये एश्योरेंस देता है कि उसके होने वाले नुकसान की भरपाई वो कर देगा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। या तो नुकसान होने से बचा लेगा, या नुकसान जो है वो भरेगा, या फिर नुकसान को बाद में वो कंपनसेट करेगा। बचा लेगा मतलब होने ही नहीं देगा, वो भरेगा मतलब नुकसान हुआ तो वो पेमेंट करेगा पहले, या कंपनसेट करने का मतलब एक बार आप दे दो फिर उसके बाद वो आपको पेमेंट कर देगा नुकसान का। समझ में आ गई? ये तीनों केसेस अपन ने कवर किए थे इंडेमनिटी के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टी होती है, एक तो वो पर्सन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उसे इंडेमनीफायर बोलते हैं, और एक वो पर्सन जिसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उसे इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। दो नाम है उसके, क्लियर? उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी पर्सन इंडेमनिटी होल्डर के खिलाफ केस फाइल करता है, या इंडेमनिटी होल्डर किसी के खिलाफ केस फाइल करता है, तो उस केस में जो भी कॉस्ट है, जो भी डैमेजेस है, और अगर कॉम्प्रोमाइज करते हो आप उस केस के अंदर, तो कॉम्प्रोमाइज का जो भी एक्सपेंस है वो सारे के सारे इंडेमनिटी होल्डर किससे क्लेम कर सकता है? इंडेमनीफायर से। क्लियर है? ये सारे टॉपिक अपन ने डिस्कस किए थे। एक दो छोटी छोटी बातें और थी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी जो भी एसेंशियल्स होती है किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की वो होनी चाहिए। लॉफुल पर्पस एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बाद में कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये सब चीजें उसमें भी होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ तक अपन ने कल डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। उसके बाद आज अपन डिस्कस करेंगे गारंटी। गारंटी में देखो क्या पढ़ेंगे अपन, गारंटी के बारे में अपन ने एकदम हल्का सा डिस्कशन किया हुआ है सीए फाउंडेशन के अंदर। गारंटी के बारे में थोड़ा बहुत था। श्योरिटी फॉर ए माइनर का एक टॉपिक आया था, वहां पर अपन ने गारंटी के बारे में डिस्कस किया था। गारंटी होता क्या, ये बात ध्यान से सुनना। गारंटी का मतलब होता है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के डिफॉल्ट पर, किसी दूसरे पर्सन के डिफॉल्ट पर, या किसी दूसरे पर्सन के इनेबिलिटी टू पे डेफ्ट पर, अगर सामने वाले पर्सन को एश्योरेंस देता है कि अगर ये नहीं करेगा या अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको कोई गुड्स खरीदना था लेकिन आपके पास उसके पैसे नहीं है, तो आपको किस में खरीदना पड़ेगा? उधार में, क्रेडिट में। तो आप ऑन क्रेडिट गुड्स खरीद रहे हो, ठीक है। जब आप ऑन क्रेडिट गुड्स खरीद रहे हो तो सामने वाला पर्सन या तो आपसे पहले से ट्रांजेक्शन कर रहा हो या आपको अच्छे से जानता हो, तभी तो गुड्स क्रेडिट पर देगा, वरना कोई उधार में गुड्स देगा क्या? ऐसे नहीं देगा ना। तो इसीलिए जैसे एक एग्जांपल बना लेते अपन, आप, मैं और नितिन सर, तीन पार्टी हैं इसमें। नितिन सर के पास से आप गुड्स खरीद रहे हो, बाइंग गुड्स ऑन ऑन क्रेडिट। गुड्स की वैल्यू मान लो ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए के गुड्स है वो, ठीक है। नितिन सर ने बोला कि मैं आप लोगों को जानता ही नहीं, क्रेडिट पर गुड्स कैसे दे दूं, ठीक है, मान लो वो नहीं जानते आपको। तो उन्होंने बोला कि गारंटी चाहिए मुझे, तो या तो आप किसी के एश्योरेंस दिलवा दो कि अगर कल को ये 2 लाख रुपए आप नहीं दोगे तो वो देगा। गारंटी का मतलब क्या होता है कि जिसके लिए गारंटी दी गई है, अगर कल को वो मना कर दे अपना परफॉर्मेंस या अपने पैसे चुकाने से, तो जिसने गारंटी दी है वो पैसे चुकाएगा। क्लियरली बात समझ में आई? या वो परफॉर्म करेगा। तो नितिन सर ने आपको 2 लाख रुपए गुड्स क्रेडिट पर देने के लिए एग्री किया, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन गारंटी दे जिसको वो जानते हो। तो आप मुझे जानते थे और मैं नितिन सर को जानता था मान लो, तो आपने मेरी गारंटी दिलवाई, तो मैंने क्या दी है? गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ, बिहाफ ऑफ आप, आपके बिहाफ पर मैंने गारंटी दी है, ठीक है। तो अब देखो, अगर नितिन सर जब पेमेंट ड्यू होगा, मान लो 3 महीने की क्रेडिट है, 3 मंथ क्रेडिट, तो 3 महीने बाद नितिन सर पेमेंट किससे मांगेंगे? आपसे। और अगर आपने नहीं दिया या आपने मना कर दिया तो फिर वो पेमेंट किससे रिकवर कर सकते हैं? मुझसे। समझ में आई बात? क्योंकि मैंने क्या दी थी आपके बिहाफ पर? गारंटी। तो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 पर्सन शामिल होते हैं। देयर आर 3 पार्टीज इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक तो आप हो, जिसके बिहाफ पर गारंटी दी गई उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डेटर, नाम होता है उसका, ठीक है। जिसको गारंटी दी गई है उसे बोलते हैं क्रेडिटर, और गारंटी देने वाला कौन कहलाता है? श्योरिटी। तो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर ये एश्योरेंस देता है किसको? क्रेडिटर को, कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, पैसे नहीं चुकाए, तो मैं दूंगा पैसे। तो इसमें मैं श्योरिटी, आप प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर नितिन सर क्रेडिटर को ये गारंटी दे रहा हूं कि इन केस ये जो 2 लाख रुपए है अगर आप लोग नहीं चुकाते, प्रिंसिपल डेटर नहीं चुकाते,
तो फिर उसका पेमेंट मैं करूंगा उनको, दिस इज कॉल्ड गारंटी। गारंटी एक तरीके का एश्योरेंस होता है श्योरिटी के द्वारा क्रेडिटर को कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में या परफॉर्मेंस में तो उसका जो भी खामियाजा है वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। क्लियर? आप बोलते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज है, जैसे दो दोस्तों में लड़ाई हो गई तो तीसरा बोल रहा है जाने दे, इसको वापस नहीं करेगा, तो तू गारंटी ले रहा है क्या? अपन बोलते हैं ना गारंटी लेने का मतलब कि अगर कल को वापस इसने कुछ किया तो मैं तेरे ऊपर ब्लेम डालूंगा, समझ गए? अपन बोलते हैं ना जनरली से, तू गारंटी ले रहा है, ये बता। गारंटी ले रहा का मतलब क्या हो गया कि तू इसकी तरफ से एश्योरेंस दे रहा है कि अगर इसने गलती की या इसने पैसे नहीं दिए तो तू देगा, वो गारंटी होती है, समझ गए? तो ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी विल बी लायबल टू कंपनसेट द क्रेडिटर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्लियर? तीनों पार्टी समझ में आ गई? जो गारंटी देता है वो श्योरिटी होता है, जिससे गारंटी दी जाती है वो क्रेडिटर होता है, और जिसके लिए गारंटी दी जाती है वो प्रिंसिपल डेटर। अगर मैं आपके बिहाफ पर नितिन सर को गारंटी दे रहा हूं तो नितिन सर तो क्रेडिटर हो गए, मैं गारंटी दे रहा हूं तो मैं श्योरिटी हो गया, और आपके लिए दे रहा हूं तो आप क्या हो गए? प्रिंसिपल डेटर। क्लियर? तीनों पार्टी समझ में आ गई? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझ में आया थोड़ा बहुत? चलो अब अपन बुक से डिस्कस करते हैं इसको। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। अभी इस टॉपिक का नाम है ये, ठीक है ना? क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। अगर थर्ड पर्सन डिफॉल्ट करता है, थर्ड पर्सन कौन हो गया यहाँ पर? प्रिंसिपल डेटर। तो उसकी जगह आप परफॉर्म करोगे या आप उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करोगे। आप मतलब श्योरिटी, ठीक है? तो तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है जो अपन ने अभी डिस्कस किया था। श्योरिटी, पर्सन हु गिव्स द गारंटी, प्रिंसिपल डेटर, पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, क्रेडिटर, द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन। वही चीज लिख रखी है जो मैंने अभी भी समझाई थी आपको। जो गारंटी दे रहा है वो श्योरिटी होता है, जिसके लिए गारंटी दे रहा है वो प्रिंसिपल डेटर होता है, और जिसको गारंटी दी गई है वो क्रेडिटर होता है। अगर मैं आप लोगों के बिहाफ पर नितिन सर को गारंटी दे रहा हूं तो मैं तो श्योरिटी हूं, आप प्रिंसिपल डेटर हो और नितिन सर क्रेडिटर है। क्लियर? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, इसका एक एग्जाम्पल समझा रखा है। A requested B to lend 10,000 rupees to C and guarantees that C will repay the amount within the agreed time, and that on C failing to do so, he will himself pay to B. There is a contract of guarantee. A ने B से रिक्वेस्ट की, तीन पार्टी हो गई, A, B और C। A ने रिक्वेस्ट की है कि C को 10,000 रुपए दे दो, ठीक है, एडवांस, या फिर ऑन क्रेडिट, उधार दे दो, लोन दे दो, जो बोल रहे बोल सकते हो आप। अगर ये नहीं देता ना वापिस तो मैं दूंगा। तो ए ने क्या ले ली? गारंटी। तो ए तो क्या हो गया इस केस में? श्योरिटी। सी क्या हो गया? प्रिंसिपल डेटर। और बी क्या हो गया? अब अगर सी पैसे नहीं चुकाएगा तो बी किससे पैसे ले सकता है? ए से। क्लियर? सी ने पैसे नहीं दिए तो हु इज लायबल टू पे टू बी? ए इज लायबल टू पे टू बी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? दूसरा एग्जाम्पल ये इसने समझा रखा है। हियर बी इज द क्रेडिटर जो अपन ने देख लिया, सी इज द प्रिंसिपल डेटर जो अपन ने देख लिया, ए इज द श्योरिटी। ठीक है? अब अगला एग्जांपल, X and Y go into a car showroom where X says to the dealer to supply latest model of Wagon R to Y and agrees that if Y fails to pay, he will, in case of Y's failure to pay, the car showroom will recover its money from X। मतलब इसमें तीन पार्टी है, एक तो कार शोरूम का ओनर, तो बहुत लंबा नाम हो जाएगा यदि, है ना? चलो ठीक है, तो क्या है? कार शोरूम, नाम ही दे देता इसका कोई, है ना? कोई बात नहीं। एक्स और वाई, एक्स बोल रहा है वाई को, एक्स बोल रहा है कार शोरूम ओनर को कि आप वाई को गाड़ी दे दो, अगर उस गाड़ी के पैसे वाई ने नहीं चुकाए तो मैं दूंगा। तो वाई तो क्या हो गया? एक्स क्या हो गया? और ये क्या हो गया? क्रेडिटर। अब अगर मान लो कार शोरूम ओनर को जो प्रिंसिपल डेटर है वाई वो पेमेंट नहीं करेगा, तो कार शोरूम ओनर किससे रिकवर कर सकता है? एक्स से। ये लिख रखा है देखो, एक्स एंड वाई go into a car showroom where X says to the dealer to supply latest model of Wagon R to Y, गाड़ी का नाम है Wagon R, ठीक है, and agrees that if Y fails to, he will, ठीक है, अगर Y नहीं देगा तो मैं दूंगा। In case of Y's failure to pay, the car showroom will recover its money from Mr. X। ये लिख रखा है ना? समझ में आ गई बात? सिंपल सा है, तीन पार्टी होती है, वो जो गारंटी देता है, वो जिसके लिए गारंटी दी जाती है, और वो जिसे गारंटी दी गई है। गारंटी देने वाला श्योरिटी, जिसके बिहाफ पर गारंटी दी गई वो प्रिंसिपल डेटर, और जिसे गारंटी दी गई है वो क्रेडिटर।
क्लियर, ये सेंस है इसका, ये अगर आपसे मिस नहीं होगा ना तो बाकी के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। गारंटी सिर्फ इतना सा नहीं है, गारंटी डिटेल में है, लेकिन ये बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आगे चलते, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज एक्स प्रोमिसेस टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ वाई इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। ठीक है, अगर वाई ने पेमेंट नहीं किया तो एक्स पेमेंट करने के लिए तैयार है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब देखो ये वाला पॉइंट समझते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए ट्रिपरेटाइट एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तीन एग्रीमेंट एक साथ होते हैं इसके अंदर। एक एग्रीमेंट होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, एक एग्रीमेंट होता है क्रेडिट और श्योरिटी के बीच में, और एक एग्रीमेंट होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इंप्लाइड कैसे, मेरी बात समझना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, अभी अपन थोड़ी देर पहले एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, नितिन सर से आपने 3 महीने की क्रेडिट पर 2 लाख रुपए गुड्स लिए थे, राइट, मेरे वाले एग्जांपल में। 3 महीने बाद नितिन सर ने आपसे पेमेंट मांगा, आपने पेमेंट करने से मना कर दिया, उन्होंने मुझे बोला मैंने 2 लाख रुपए दे दिए। वो 2 लाख रुपए क्या मुझे देने चाहिए थे या आपको? आप लोगों को देने चाहिए थे ना, मैंने तो फालतू में आपके ब्याह पर दिए। तो क्या मुझे वो 2 लाख रुपए आपसे रिकवर करने का राइट है या नहीं है? है ना। तो आपके और मेरे बीच में क्या हो गया, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अपन ने डिसाइड भी नहीं किया ना ये बात कि पहले मैं दे दूंगा नितिन सर को, अगर आप नहीं दे पाए तो बाद में आप मुझे दे देना। अगर ये डिसाइड भी नहीं हुआ ना तो भी ऑटोमेटिकली राइट मेरे पास रहेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट तो आपके और नितिन सर के बीच में, जिसमें वो आपको गुड सप्लाई कर रहे हैं और बदले में आप क्या दे रहे हो, पैसे देने का प्रॉमिस। एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे और नितिन सर के बीच में है, जिसमें वो मेरे बोलने पर आपको गुड्स डिलीवर कर रहे हैं और मैं बदले में उनको गारंटी दे रहा हूं कि अगर ये पैसे नहीं देंगे तो मैं दूंगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में, कि अगर आपकी डिफॉल्ट पर मैंने आपके बिहाफ पर नितिन सर को पेमेंट किया तो वो पेमेंट मैं बाद में आपसे रिकवर कर सकता हूं। क्लियरली बात समझ में आ गई। तो देयर आर 3 एग्रीमेंट्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 3 तरीके के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनते हैं। एक प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, एक क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और एक प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में, जो कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्लियर। इंप्लाइड का मतलब तो पता है ना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आपने वर्ड्स का इस्तेमाल करके या एक्सप्रेस चीजों को डिसाइड नहीं किया था, जो ऑटोमेटिकली अपने आप मानी जाएगी, उसे अपन बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए क्या? और कोई डाउट किसी को? यहां तक समझ में आ रही है यहां तक बात? चलो आगे देखते फिर और क्या बोल रहे हैं। The right of surety is not affected by the fact that creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum due from him. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर शू नहीं करेगा या प्रिंसिपल डेटर से क्रेडिटर पेमेंट नहीं मांगेगा। अगर उसने श्योरिटी से पेमेंट मांगा, श्योरिटी को देना पड़ा, तो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में आपस में क्या सेटलमेंट होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट देखो कैसे है। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। समझ गए? ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट क्यों और ये सेकेंडरी क्यों, ये बात समझ में आएगी। सबसे पहले किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? डेटर और क्रेडिटर के बीच में। किसकी जिम्मेदारी पेमेंट करने की? प्रिंसिपल डेटर की। अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं देता तब किसको देना पड़ेगा? श्योरिटी को। तो सेकेंडरी हो गया ना। प्राइमरी किसके बीच में? प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। और बाद में सेकेंडरी किसके बीच में हो गया? श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच। समझ गए? इसलिए इसका नाम सेकेंडरी। सेकेंडरी इन कंडीशनल होता है। कंडीशनल क्या, कंडीशन क्या होती है? अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं पे करेगा तो पेमेंट करना है। तो अगर मगर आ जाता है तो वो कंडीशनल हो जाता है ना, तो कंडीशनल होता है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपको मैं क्रक्स बताऊं तो आगे लिखा हुआ आएगा। वैसे प्रिंसिपल डेटर जो होता है ना, उसकी लायबिलिटी होती है प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, और जो श्योरिटी होता है उसकी लायबिलिटी होती है सेकेंडरी एंड कंडीशनल। समझ में आया? प्राइमरी एंड अनकंडीशनल का मतलब प्रिंसिपल डेटर थोड़ी बोल सकता है कि श्योरिटी अगर पेमेंट नहीं देगा तो मैं दूंगा, उसको तो देना ही है, तो उसकी लायबिलिटी तो सबसे पहले है। और अनकंडीशनल, अनकंडीशनल का मतलब कोई शर्त नहीं है, देने तो देने हैं।
लेकिन अगर आप श्योरिटी की बात करो तो श्योरिटी की लायबिलिटी कब अराइज होती है, जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है। तो सबसे पहले लायबिलिटी श्योरिटी की नहीं है, श्योरिटी की लायबिलिटी सेकंड नंबर पर आती है। और दूसरा, श्योरिटी की लायबिलिटी कब आती है, जब ये कंडीशन पूरी हो कि प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया है। समझ गए, तो वो कंडीशनल हो गई। तो प्राइमरी एंड अनकंडीशनल लायबिलिटी तो होती है प्रिंसिपल डेटर की, और सेकेंडरी एंड कंडीशनल लायबिलिटी होती है श्योरिटी की। ये बात समझ में आएगी, ये बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब चीजें, आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो 3 चैप्टर है ना, 7th 8th और 9th वाले, ये बहुत मस्त चैप्टर है। प्रैक्टिकल तो क्वेश्चन आएगा इनमें से। प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि कैलकुलेटर लेके सोल्व करना है, बोले सर कैलकुलेटर तो काम में नहीं आया, काय का प्रैक्टिकल, केस स्टडीज आएंगी, ठीक है ना। और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, पूरे पूरे नंबर मिलने के चांसेस एकदम ईजी से हैं अगर पढ़ोगे तो, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो कुछ ही हार्ड कर लो, है ना। समझ में आ गई क्या बात। चलो यहां पर अब आगे चलते हैं कि कौन कौन सी फीचर्स या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। सबसे पहले पर्पस। The purpose of guarantee being to secure the payment of a debt, the existence of a recoverable debt is necessary. If there is no principal debt, there can be no valid guarantee. कोई पैसे मांगने चाहिए किसी ना किसी के। अगर मैं आपके बिहाफ पर गारंटी दे रहा हूँ तो आपसे नितिन सर पैसे मांगते हो तब गारंटी दे रहा हूँ, अगर वो आपसे कुछ मांगते नहीं तो गारंटी का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। डेट हैज टू बी देयर, कुछ ना कुछ डेप्ट होनी चाहिए। अगर डेप्ट ही नहीं है तो फिर गारंटी का भी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होना जरूरी है। अब देखो दो तरीके की चीज अपन डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर है और श्योरिटी है, 3 पार्टी है, करेक्ट। अपन ने अभी भी डिस्कस किया। प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर से क्या मिल रहा है, गुड्स या सर्विसेज, जो भी वो क्रेडिट पर ले रहा है। और प्रिंसिपल डेटर से क्रेडिटर को क्या मिल रहा है, पेमेंट। क्रेडिटर्स को श्योरिटी से क्या मिल रहा है, गारंटी। क्रेडिटर से, श्योरिटी से क्रेडिटर को तो गारंटी मिल रही है, क्रेडिटर से श्योरिटी को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वैलिड माना जाएगा। श्योरिटी को जो कंसीडरेशन है वो वही कंसीडरेशन वैलिड माना जाएगा जो क्रेडिटर से प्रिंसिपल डेटर को बोल रहा है, मिल रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मेरे बोलने पर नितिन सर ने आपको गुड्स दे दिए ना, मेरे लिए वही कंसीडरेशन माना जाएगा। समझ में आ गई। अब ये एक्सेप्शन है। हाँ बोलोगे सर अभी तो आप बोलते हो कंसीडरेशन चाहिए ही चाहिए, लेकिन कंसीडरेशन के बिना भी 7 तरीके के एग्रीमेंट हो सकते हैं, पढ़ा था याद है, उसमें गारंटी का एग्जाम्पल था क्या था भाई, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था, तब मैंने बोला भी था इसको डिटेल में समझेंगे अपन सीए इंटर में, लेकिन सीए इंटर की जगह वो किस में ऐड कर दिया, सीए फाउंडेशन। उन्होंने बोला ना अभी समझाओ, बाद की छोड़ो, अभी समझाओ, है ना। तो कोई बात नहीं, अभी समझ लेंगे। क्लियरली समझ में आया। श्योरिटी को क्या मिल रहा है भाई बदले में, कुछ नहीं। वो श्योरिटी जो है ना वो मीडिएटर है, कुछ लेना देना नहीं उसका, वो उसने उड़ते हुए तीर लिए मान लो आप, समझ गए क्या। उसको कुछ नहीं मिलना इस चीज में, उसने सिर्फ उसकी बात की वैल्यू रख ली क्रेडिटर ने, और उसके बोलने पर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को गुड्स दे दिए क्रेडिट पर, यही उसकी क्या है, कंसीडरेशन है। क्लियरली समझ में आया। एक्सेप्शन मान लो इसे कि श्योरिटी के पास विदाउट एनी कंसीडरेशन भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड बी also supported by some consideration. A guarantee without consideration is void, but there is no need for a direct consideration between the surety and the creditor. आगे नहीं बात। As per section 127, consideration received by the principal debtor is sufficient consideration to the surety for paying the guarantee, but past consideration is no consideration for the contract of guarantee. Even if the principal debtor is incompetent to contract, the guarantee is valid, but if the surety is incompetent to contract, the contract guarantee is void. अब जिसने 2 पॉइंट खींच दिए एक ही पॉइंट में, एक तो कंसिडरेशन का और एक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का, दोनों अलग अलग डिस्कस करेंगे। देखो पास्ट कंसिडरेशन अगर है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब है, नितिन सर आपको ऑलरेडी गुड सप्लाई कर चुके हैं, अब अगर मैं आपके बिहाफ पर गारंटी देना चाहूं ना तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे बोलने पे तो गुड्स दिए नहीं उन्होंने, वो तो ऑलरेडी दे ही चुके थे। तो उस चीज के लिए जो ऑलरेडी हो चुकी है उसके लिए आप कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इट विल नॉट बी ए वैलिड गारंटी। क्लियरली समझ में आ गई। अगर मेरे बोलने पर उन्होंने आपको 3 महीने के क्रेडिट पर गुड्स दिए और तब मैं गारंटी दे रहा हूं, तब तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो, क्योंकि अभी प्रेजेंट में वो कंसिडरेशन। लेकिन वो आपको गुड्स 3 महीने पहले दे चुके हैं, अब वो मुझे बोल रहे हैं इनके बिहाफ पर गारंटी दो, तो अब क्यों दूं, मेरे बोलने पर दिए थे क्या गुड्स। सीधा सा मैं पूछूंगा ना उनसे, बोले किस बात की गारंटी, मेरे बोलने पर दिए थे क्या इनको गुड्स, नहीं दिए ना मेरे बोलने पर, तो मेरी गारंटी कहां से होगी।
अगर मेरे बोलने पर आपको गुड्स दिए होते और उस वक्त मैंने गारंटी दी होती तब गारंटी वैलिड मानी जाती है। तो गारंटी प्रेजेंट में हो सकती है खाली, पास्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं। जो ट्रांजेक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो दोज विल नॉट बी कंसिडर्ड हैज वैलिड फॉर गारंटी, ठीक है, गारंटी के लिए वो वैलिड कंसिडर नहीं होंगे। कंसिडरेशन वाला समझ में आ गया। पहली बात, श्योरिटी को डायरेक्ट कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता है, प्रिंसिपल डेटर से जो क्रेडिटर को कंसिडरेशन मिलता है वही श्योरिटी के लिए भी कंसिडरेशन कहलाएगा, एक। दूसरा, पास्ट कंसिडरेशन के लिए अगर आज आप गारंटी दे रहे हो तो इट विल नॉट बी ए वैलिड गारंटी, इट इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब पता है ना सबको, जो पहले दिन से ही इनवैलिड हो, क्लियर। और तीसरी बात, अब जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैपेसिटी की बात कर रहा है, कैपेसिटी की क्या बात कर रहा है ध्यान से सुनना, एक क्रक्स लिख लो इसका, प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है बट श्योरिटीज कंपिटेंट, तो काम चल जाएगा। अगर प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन श्योरिटी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो काम चल जाएगा। श्योरिटी फॉर ए माइनर वाला पॉइंट याद है क्या यूनिट नंबर 2 के अंदर? क्या था श्योरिटी फॉर माइनर वाला पॉइंट, बताओ। माइनर के बिहाफ पर कोई गारंटी दे सकता है क्या? आंसर वो यस, लेकिन बाद में वो माइनर से रिकवर नहीं कर पाएगा, याद आया? तो उसमें श्योरिटी कौन है? मेजर, और प्रिंसिपल डेटर कौन है? माइनर। तो माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं तो पता है ना, 3 लोग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन श्योरिटी क्या था? मेजर, तो वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा क्या? आंसर इज यस। लेकिन अगर मान लो प्रिंसिपल डेटर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है और श्योरिटी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? समझ में आ गया? ये क्रक्स है। प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है बट श्योरिटी कंपिटेंट है तो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गई बात? सिंपल से। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, चलो। एट और 9 दोनों ही कर लेते हैं। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। A agreed to do so provided C will guarantee the payment of the price of the goods. C promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods. तो 3 पार्टी हो गई, एक तो B, एक A, एक C। B कौन है? PD, प्रिंसिपल डेटर। A कौन है? क्रेडिटर। C कौन है? श्योरिटी। ठीक है, इसको पूरा लिख देते हैं, नहीं यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। बोले सर C यहाँ पर भी है, A C है तो C कौन है फिर, है ना? कंफ्यूज हो जाओगे आप। आगे देखते हैं। As per section 127 there is sufficient consideration for C's promise. C ने प्रॉमिस किया है B A को कि अगर B पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पैसे दे दूंगा, तो C को बदले में क्या मिल रहा है? सफिशिएंट कंसिडरेशन क्या होगा? A का B को गुड्स डिलीवर करना। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बार बार C को कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, मान रहे अपन। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि सर C को क्या मिल रहा है बदले में, तो कुछ नहीं मिल रहा है, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं। डायरेक्ट कंसिडरेशन सी के पास कुछ नहीं आना, वो तो खाली भलाई का काम कर रहा है। समझ गए क्या? आना जानी कुछ है नहीं, लास्ट में ओल्मा ही मिलना है। ओल्मा मतलब पता है क्या? ब्लेम, ठीक है ना? इंग्लिश तो समझ में आती होगी, ठीक है, आरोप, ठीक है। तो अब सी को लास्ट में क्या मिलना है? शिकायत ही मिलने की, ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन सी के लिए कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं है। बट ए का बी को गुड्स डिलीवर करना इस विल बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन बोथ फॉर बी एंड सी। क्लियर एवरीबॉडी? therefore the guarantee is valid. Example number 9 देखो, A sells and delivers goods to B. C afterwards without consideration agrees to pay for them in default of B. This agreement is void. ये देखो ऑलरेडी हो चुका है, बाद में सी गारंटी दे रहा है। मैंने अभी अभी बताया था ना कि अगर ऑलरेडी गुड्स दिया जा चुका है तो पास्ट कंसिडरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड कंसीडर नहीं होगा। अगर बी को गुड्स, सॉरी, हाँ, बी को गुड्स अगर ए
सी की रिक्वेस्ट पर सेंड करता ना, तब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता। वो ऑलरेडी दे चुका है गुड्स। नितिन सर आपको ऑलरेडी क्रेडिट पर गुड्स दे चुके हैं, बाद में मेरी गारंटी देने का कोई तुक है क्या उसमें, ये बताओ। दे चुके गुड्स, मुझसे पूछकर थोड़ी दिए थे, तो मैं क्यों गारंटी दूं। ऐसे तो आप किसी को भी गुड्स दिया होगे, बाद में बोलोगे गारंटी लाओ, आप दो पैसे क्यों दो भाई, समझ गए क्या। तो ये आप एक लॉजिकली इसको कनेक्ट करके देखोगे ना, तो आपको बात आराम से समझ में आएगी। इतना सा याद रखना कि गारंटी जो है वो सिर्फ प्रेजेंट कंसिडरेशन में हो सकती है, पास्ट कंसिडरेशन के लिए गारंटी वैलिड कंसिडर नहीं की जाएगी। क्लियर, समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 8 आ गया। अब अगला पॉइंट देखो, existence of liability. There must be an existing liability or promise whose performance is guaranteed. Such liability or promise must be enforced by law. The liability must be legally enforceable and not time barred. Legally enforceable होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ना करंट होनी चाहिए, और टाइम बेरेड नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी लाइबिलिटी जो टाइम बेरेड हो चुकी है उसके लिए आप गारंटी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, आपने, नितिन सर ने आपको गुड्स डिलीवर किए थे, 3 साल हो गए उस बात को, उनको याद ही नहीं था मैंने गुड्स भी डिलीवर किए थे, और उनको मैं भी याद नहीं आया कि उनसे भी मांग सकते हैं अपन। 3.5 साल में आपने वो आपके पास आए, लो पेमेंट कर दो, तो आपने बोला सॉरी सर टाइम बेरेड। टाइम बेरेड याद है क्या, है ना। आपने बोला सर टाइम बेरेड, अब एक्सपायर हो गया आपका डेप्ट, तो अब अगले साल आना, अगले जन्म आना, है ना। तो अब नितिन सर ने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास तो गारंटी भी थी, तो उन्होंने मुझे बोला सर वो 3.5 साल पहले आपके बोलने पर गुड्स दिए थे। मैंने बोला 3.5 साल हो गए इस बात को, बोला हाँ। बोला टाइम बेरेड भूल जाओ, बोला मैं भूल गया, आप भी भूल जाओ, है ना। तो टाइम बेरेड डेट अगर हो गई ना, तो उसके लिए आप श्योरिटी से भी क्लेम नहीं मांग सकते। क्लियर, प्रिंसिपल डेटर से भी नहीं मांग सकते, और श्योरिटी से भी दे दे वो बात अलग है। अगर उन्होंने मुझसे मांगे और मैंने व्यवहार के पेटे उनको दे दिए कि नहीं यार बढ़िया नहीं लगता, एक तो 3.5 साल से इनको पेमेंट नहीं किया प्रिंसिपल डेटर ने, यही शर्म की बात है, और ऊपर से मना कर दे तो गलत हो जाएगा ये, वो अलग बात है। लेकिन अगर नहीं देना चाहे ना, तो कोई उनके पास लीगल राइट पैसे मांगने का नहीं है। तो आप सिर्फ उस डेट के लिए पैसे मांग सकते हो जो एग्जिस्टिंग है। अगर कोई डेट टाइम वेरिड हो चुकी है ना, तो उसके लिए क्लेम करना पॉसिबल नहीं है गारंटी के केस में। क्लियर है, नॉर्मल डेप्ट भी नहीं मांग सकते आप, और गारंटी की डेप्ट भी नहीं मांग सकते आप। समझ में आ गया क्या। टाइम वेरिड का मतलब बताओ रोहित, लक्की, लक्की नाम है ना। अरे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ रोहित तो लक्की में, बताओ। 3 साल के लिए कहाँ पर लिखा है 3 साल है। नहीं नहीं 3 साल ही है गुड्स के केस में, तो लिमिटेशंस एक्ट में लिखा है। ठीक है, बताया भी था मैंने, भूल जाते हो यार आप। बताया था, ऐसे क्या कर रहे हो, बोल रहे कब बताया, उसको पूछ रहे हैं ये कब हुआ, वो जिस क्लास में आप नहीं आए थे ना उसमें हुआ था ये। चलो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, सेक्शन 142 एंड 143 इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। आएगा जरूरी नहीं है भाई, कहीं मुझे मत पकड़ लेना एग्जाम के बाहर, मैं कहीं जा रहा था पीट दिया पकड़ के, बोले सर कहाँ है क्वेश्चन दिखाओ, इसमें से आ सकता है का मतलब प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर, चलो पढ़ते हैं। एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड असेंट कंसर्निंग ए मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इनवैलिड। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी गारंटी मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली गई है, या कोई भी गारंटी में कोई मटेरियल पार्ट था वो हाइड किया गया है गारंटी लेते वक्त, तो वो गारंटी क्या मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी। एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू द मटेरियल सर्कमस्टेंसेस इज इनवैलिड। यही बात है, मतलब पहले वाले में तो क्या है कि मिसरिप्रेजेंटेशन, ये तो किसका केस है, मिसरिप्रेजेंटेशन का, और ये क्या है, हाइडिंग द फैक्ट, जानबूझकर सत्य छुपा लिया, चुप रह गए, तो दोनों ही केस में क्या है, गारंटी इनवैलिड है। ये कौन सा सेक्शन है, 142, ये कौन सा सेक्शन है, 143। अब आपको इसका एग्जाम्पल दे रखा है दोनों का, उससे अच्छे से समझ में आएगा, वो एग्जाम्पल डिस्कस करते सीधा, इस पॉइंट को समझने के लिए एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे सीधा। ए एंगेजेस बी हैज कलर टू कलेक्ट मनी फ्रॉम फॉर हिम, B fails to account for some of his receipt. A in consequences calls upon him to furnish security for his duly accounting. C gives his guarantee for B's accounting. A does not acquaint C with the previous conduct. B afterwards make the default. The guarantee is invalid. हुआ क्या देखो ध्यान से समझो, वापस पढ़ो इसको सभी, सभी एक बार वापस पढ़ेंगे। कौन समझाएगा बताओ। 3 पार्टी तो देख लो कौन कौन सी है, ए बी और सी। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो कौन क्या है और हुआ क्या। अरे यार ये क्या है,
हाँ भाई, कर लिया क्या? पढ़ लिया क्या एक बार एग्जाम्पल? आपकी तबीयत खराब हो रही है क्या अंकिता? ऐसे क्यों लग रहा है मुझे जैसे बीमार से हो? क्या हो गया? दुख दर्द पीड़ा होता है भैया। मैं भी जब पहली बार फेल हुआ था तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। छन्ने से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, 4 बार सुना है मैंने उस दिन। उस हंस क्या रहे हो, सही में सुना है। भाई कर लिया क्या एग्जाम्पल? बताओ क्या है क्या नहीं है। कौन समझाएगा इस एग्जाम्पल को? एलिब्रेट करो। कोई तो कोशिश करो। देखो, ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। ट्राई करो। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो सही गलत है या नहीं है कैसे पता चलेगा कभी? कोई नहीं बोलेगा। अरे गलत ही बता दो। आयुष बताओ क्या है? आयुष तो सुनना हो रहा है। अभी नहीं सुनना होना है, वो गाना बाद के लिए, पहले उस दिन के लिए था। नहीं पता? ट्राई करेगा कोई? देखो हुआ क्या है। ए जो है ना, वो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, वो क्रेडिटर है। बी जो है वो प्रिंसिपल डेटर है। और सी जो है वो श्योरिटी है। जो ए है ना, उसने बी को कुछ जिम्मेदारी दी थी मनी कलेक्ट करने की उसके बिहाफ पर। तो बी कौन है? मनी कलेक्टर है ऑन बिहाफ ऑफ ए। बी ने जब मनी कलेक्ट की ना तो उसमें कुछ गलतियां कर दी। तो ए ने बोला कि अगर आगे नौकरी कंटिन्यू करनी है ना तो किसी की गारंटी लेकर आओ कि तुम ढंग से काम करोगे। अब आप सोचोगे सर ये पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी क्यों दे रहा है? सी पास्ट के लिए नहीं दे रहा, आगे आने वाली ट्रांजेक्शन के लिए दे रहा है कि आगे जो भी ट्रांजेक्शन बी करेगा उसमें वो गलती नहीं करेगा। सी ने वो गारंटी ए को दे दी ऑन बिहाफ ऑफ बी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड क्यों हुआ? क्योंकि सी ने जब गारंटी दी है ना, तब उसे ए को बताना चाहिए था कि बी पहले भी गलतियां कर चुका है, ये तो पता है ना आपको। ए शुड हैव इन्फॉर्म्ड सी अबाउट द प्रीवियस मिसकंडक्ट्स ऑफ मिस्टर बी। अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया तो ये क्या कहलाएगा? इनवैलिड गारंटी। क्लियर समझ में आया? सी ने बेचारे ने अंधेरे में गारंटी दी थी, सी को तो लगा था बी बड़ा मानुस है, उसको क्या पता चंट आदमी है। समझ गए क्या? तो ये बात किसको कन्वे करनी चाहिए थी? उसे ए को। ठीक है, समझ गए? अगला, ए गारंटी सी to C payment for iron to be supplied by him to B to the amount of rupees to the amount of 2000 tons. B and C have privately agreed that B should pay rupees 5 per ton beyond the market price. Such excess to be applied in the liquidation of an old debt. The agreement is concealed from A. A is not liable as a surety. अब क्या हुआ इसमें देखो, तीन पार्टी तो छाटो पहले, ए सी और बी। ए कौन है? बी कौन है? सी कौन है? बी, सी जो है वो बी को गुड सप्लाई करेगा और उस गुड सप्लाई के बदले ए क्या दे रहा है सी को? गारंटी। कितने गुड सप्लाई करने हैं? 2000 टन्स। ठीक है, अब ये जो अमाउंट होगी ना इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व, उसके अंदर बी और सी ने एग्री किया है कि सी जो 5 रुपए ज्यादा पे देगा। और वो 5 रुपए किसके अगेंस्ट होंगे? जो बी और सी के बीच में पुरानी डेट है। मतलब बी को सी ने पहले भी गुड्स डिलीवर किया था और बी ने उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो सी ने अब बोला बी को कि अब नया गुड्स तभी मिलेगा जब गारंटी दिलाओगे। तो बी ने बोला ठीक है। तो ए ने सी को गारंटी दी ऑन बिहाफ ऑफ बी। अब जो प्राइस डिसाइड हुए ना बी और सी के बीच में, उसमें 5 रुपए पुरानी डेप्ट के भी इंक्लूड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1995 रुपए तो मान लो अब के है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे 2000 रुपए ले रहा हूँ, उसकी जगह आप दूसरे ले लो। 5000 रुपए मान लो गुड्स की प्राइस है, उसमें से 4995 तो किसकी है? अभी की। और 5 रुपए किसकी है? पुरानी डेट की। तो इसके लिए तो गारंटी ले सकते हो आप। इसके लिए क्यों गारंटी देगा भाई? वो कौन क्यों गारंटी देगा इसके लिए? अरे जाता क्यों नहीं है ये? एग्जाम्पल चला जाएगा इसके चक्कर में, ये नहीं जा रहा। तो यहाँ पर जो 5 रुपए ना, इसके लिए क्यों गारंटी देगा वो?
पुराने डेप्ट के लिए कोई गारंटी देगा क्या? नहीं। तो उससे बात छुपाई गई, उसको ये बताया नहीं गया कि जो आप गारंटी दे रहे हो उसमें पुरानी अमाउंट के लिए भी गारंटी शामिल है, तो वो गारंटी क्या है? इनवैलिड। समझ में आ गई क्या दोनों एग्जांपल? किसी को कोई एग्जांपल्स में डाउट है क्या, बताओ? वापिस से पढ़ो दोनों एग्जांपल एक बार, फटाफट पढ़ना। बुक नहीं लाया गया, आई कोनिया? हाँ तो आई कोनिया ही हो वो, कौन नहीं आई? नहीं आई भाई, नहीं आई। तो री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा आपको या बुक्स मंगवानी पड़ रही है खाली? 500 रुपये देकर कन्वर्जन हो गया, उसके बदले बुक नहीं दे रहे क्या? बुक 500 रुपये के बदले दे रहे हैं, ये काम ठीक है यार। कन्वर्जन कॉस्ट है लेकिन बुक्स का अलग से थोड़ी चार्ज कर रहे हैं, तो 500 रुपये से ज़्यादा तो इंस्टीट्यूट के बुक्स के लग जाएंगे, ये बोल रहा हूँ मैं। खुद के इंस्टीट्यूट के लग जाएंगे इतने रुपये तो बुक्स बुक्स की। समझे नहीं क्या आप? इंस्टीट्यूट कुछ कमा नहीं रही है आपसे इसके अंदर, अभी भी नहीं समझे क्या? इनको समझ में आ गया अच्छे से, इनको गुस्सा आ रहा है अब। और सर एक ही बात कितनी बार समझाओगे, है ना? आपका नाम क्या है? दक्ष, आगे? अच्छा, समझ गए भाई, दक्ष तो समझ गए, बाकी सब समझ गए ना? ठीक है, कर लिए दोनों एग्जांपल, रिव्यू कर लिए। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? देखो 2 पॉइंट और है वो डिस्कस कर लेते हैं। राइटिंग नॉट नेसेसरी, आप अगर गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करो तो उसका रिटर्न में होना कंपलसरी नहीं है। राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरीके से हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। हर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में वैसा कंपलसरी नहीं है। जो थर्ड पॉइंट हुआ करता है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें रिटर्न प्लस रजिस्टर्ड होता है ना, तो जरूरी नहीं है वो हर में हो। रिटर्न जिनके लिए लिखा गया रिटर्न होनी चाहिए वही रिटर्न होनी चाहिए, और जिनके लिए लिखा गया रिटर्न प्लस रजिस्टर्ड दोनों होने चाहिए वो रिटर्न प्लस रजिस्टर्ड दोनों होना चाहिए। ठीक है, जिनके लिए रिटर्न कंपलसरी नहीं है, रिटर्न प्लस रजिस्टर्ड कंपलसरी नहीं है, अगर वो रिटर्न नहीं भी हुए तो भी वैलिड कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर? छठा पॉइंट, ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी, सेक्शन 144। ये देखो बढ़िया पॉइंट है। वेर ए पर्सन गिव्स ए गारंटी upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined him in as a co-surety. The guarantee is not valid if that other person does not join. That implies the guarantee by surety is not valid if a condition is imposed by a surety that some other person must join also as a co-surety, but such other person does not join as a co-surety. अब इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वही 3 लोग ले लेते हैं, आप, मैं और नितिन सर। आपको क्रेडिट पर गुड्स चाहिए, नितिन सर आपको क्रेडिट पर गुड्स देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है कि गारंटी दिलवाओ। आपने मुझसे बात करी गारंटी देने के लिए, मैंने बोला मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि विपिन सर भी मेरे साथ गारंटी देंगे, को श्योरिटी बनेंगे वो। को श्योरिटी का मतलब समझते हो क्या? सिर्फ मेरी अकेले की गारंटी नहीं होगी, साथ में उनकी गारंटी भी होगी। अब अगर विपिन सर को श्योरिटी के रूप में ज्वाइन करते हैं तब तो गारंटी बन जाएगी, और अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो गारंटी नहीं बन पाएगी। समझ में आई बात? आप मुझसे गारंटी दिलवा रहे हो नितिन सर को, मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि साथ में एक जन और ज्वाइन करे, जिनका नाम मान लो विपिन सर है। जो जानते हैं उनको तो पता है, जो जानते नहीं उनको नहीं पता विपिन सर कौन है। तो विपिन सर ज्वाइन करेंगे साथ में, तब मेरी गारंटी वैलिड कंसीडर होगी। अब अगर विपिन सर ने ज्वाइन किया को श्योरिटी के रूप में, तब तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वैलिड है, और उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया तो गारंटी इनवैलिड है। क्लियरली समझ में आ गई बात? श्योरिटी इज गिविंग द गारंटी ऑन द कंडीशन दैट other person will join him as co-surety. If that co-surety joins, then the contract of guarantee will remain valid. If the co-surety does not join, the contract is void ab initio. मतलब बना ही नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से। क्लियर समझ में आ गई बात? तो ये आपके कुछ एसेंशियल्स है, 6 पॉइंट दे रखे एसेंशियल्स के अंदर। जितना मैंने पढ़ाया ना उतना मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ वापस से। अपन ने देखो गारंटी पढ़ा था, गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में जो कि सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो कि प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक होता है श्योरिटी और ना प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। श्योरिटी वो होता है जो गारंटी देता है, प्रिंसिपल डेटर वो होता है जिसके लिए गारंटी दी गई है, और क्रेडिटर वो होता है जिसको गारंटी मिली है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल डेटर कोई भी डिफॉल्ट करेगा अपनी परफॉर्मेंस में या पेमेंट की डेप्ट की पेमेंट में, तो उसके बिहाफ पर कौन पे करेगा? फिर श्योरिटी पे करेगा। ठीक है, ये होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था
कि गारंटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े थे अपन ने। फिर उसके बाद पहला था पर्पस, क्या पर्पस होना चाहिए, डेप्थ वगैरह हो तभी गारंटी वैलिड मानी जाएगी, अगर कोई डेप्थ नहीं है तो वह गारंटी वैलिड नहीं है। दूसरा कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पास्ट नहीं होना चाहिए, और कंसिडरेशन डायरेक्टली श्योरिटी को नहीं भी मिलेगा तो भी गारंटी वैलिड कंसीडर की जाएगी। इसके अलावा अगर प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है बट श्योरिटी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। बाद में कोई भी अगर लाइबिलिटी है वो एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, अगर टाइम बेरिड डेट है उसके लिए कोई भी गारंटी है तो वो गारंटी भी अपने आप क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था कि कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप झूठ बोलकर या गलत तरीके से गारंटी ले लेते हो तो वो इनवैलिड है, या अगर आप कोई बात को छुपाकर गारंटी ले लेते हो तो वो भी इनवैलिड है। ये सेक्शन 142 एंड 143 थे। फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसको आपको रिटर्न करवाना जरूरी नहीं है, ओरल होगा तो भी सही माना जाएगा। और लास्ट, अगर को श्योरिटी को ज्वाइन करने की कंडीशन रखी गई है श्योरिटी के द्वारा, तो जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता तब तक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता, बन नहीं सकता। क्लियर है? ये 6 पॉइंट तो अपन ने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किए। उसके अलावा गारंटी क्या होता है वो पढ़ा है, गारंटी में कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो पढ़ा था, और कौन कौन सी पार्टीज होती है गारंटी में ये पढ़ा था। यहाँ तक अपन ने डिस्कस किया। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है, नो डाउट्स? और क्लियर? ठीक है। अब टाइप्स ऑफ गारंटी है दो तरीके की, स्पेसिफिक एंड कंटिन्यू गारंटी। इसके आगे से अपन पढ़ेंगे कल। आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, कर कर आना, ठीक है ना। डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये पढ़कर आना, ठीक है। कल करेंगे अपने टॉपिक, लेकिन आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको आसानी रहेगी टॉप पॉइंट समझने में। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो कल मेरे समझाने के बाद वो अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार ये पढ़कर आना खाली। ये कौन सा वाला? थर्ड वाले पॉइंट पे चलो भाई वापिस। थर्ड वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि आप गारंटी खाली उस चीज के लिए ले सकते हो जो कि एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है। अगर वो लाइबिलिटी टाइम वेरिड हो चुकी है तो आप उसके लिए गारंटी भी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। नितिन सर ने आपको गुड्स दिए थे क्रेडिट पर, 3 महीने के लिए दिए थे, लेकिन वो भूल गए आपसे पैसा मांगना, ठीक है। मान लो किसी भी कारण से उन्होंने नहीं मांगे, कोई भी कारण होगा। अब उस बात को 3 साल हो गए, 3 साल के बाद वो डेप्ट क्या होगी, टाइम वेरिड। अब वो अगर आपसे पैसे मांगे तो आप भी मना कर सकते हो टाइम वेरिड डेप्ट इसलिए, और मुझसे मांगे तो मैं भी मना कर सकता हूँ, क्योंकि वो लाइबिलिटी अब एग्जिस्टिंग नहीं है, वो लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। क्लियर समझ में?